नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मैं आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को केंद्र में रखकर मौर्य युगीन राजनीति की बात अगली कुछ कड़ियों में करने जा रहा हूं। वस्तुतः चाणक्य पर बात इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास के इस महान चरित्र को मिथक बताने का प्रयास जोरों शोरों से हुआ है। चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई विषयक मेरे व्याख्यान पर एक जैसी ही टिप्पणी कई लोगों ने की और तर्क था कि चाणक्य कल्पना है क्योंकि अशोक के शिलालेख में उनका नाम नहीं, क्योंकि मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा में चाणक्य का कोई जिक्र नहीं किया अथवा बौद्ध जैन ग्रंथों में उनका उल्लेख क्यों नहीं। ठीक है, विष्णु पुराण में उल्लेख है, लेकिन वह तो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है वगैरह वगैरह। कभी कभी सोचता हूं कि हमारा वर्तमान इतिहास की ऐसी एकांगी पूर्वाग्रहपूर्ण विचारधारा परक और जड़ व्याख्याएं करता है तो उन अंग्रेजों के लिए कितना आसान रहा होगा कि पाश्चात्य श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए समस्त भारतीय ज्ञान बोध को झूठा, थोथा और मिथक सिद्ध कर देना। अशोक के शिलालेख में चाणक्य का नाम क्यों होना चाहिए? राजा अपने कार्यों का गुणगान प्रकाशित और उत्कीर्णित कराता है, न कि महामात्यों का, वह भी अपने दादाकालीन। अब बात इंडिका की, तो मेरा प्रश्न है कि मेगास्थनीज को क्यों चाणक्य का उल्लेख करना चाहिए था? यदि मोटा तर्क यह मान लिया जाए कि जो मेगास्थनीज ने नहीं लिखा वह असत्य, तो फिर संज्ञान लें कि उसने अपनी कृति में कहीं भी बौद्ध धर्म के विषय में कोई वर्णन नहीं किया। अब कोई यह अर्थ निकाले कि चंद्रगुप्त के समय बौद्ध धर्म का अस्तित्व नहीं था, तो आप उसे भी उसी तरह खारिज कर सकते हैं जैसे मैं उनकी बातों को कुतर्क कहता हूं जो यह आधार चाणक्य को मिथक सिद्ध करने के लिए देते हैं। एक यात्री अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप विवेचना करता है और समझ अनुरूप लिखता है। यही बात मेगास्थनीज पर भी लागू होती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के विवरण और संचालन के तथ्यों का मेगास्थनीज के लेखन से मिलान किया जा सकता है। वे एक रूप ही हैं, पर अनदेखा किए गए क्यों? आज एक रोचक शास्त्रार्थ की बात करते हैं जो चाणक्य और उनकी कृति अर्थशास्त्र को स्थापित और खारिज करने के लिए अपने समय के ख्यातिनाम इतिहासकारों के मध्य हुआ। भारतीय और पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस विषय पर लंबी बहस की है और अंततः निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र को लेकर वर्ष 1905 से 1935 तक हुई गहन रिसर्च और रोचक बहस में सम्मिलित भारतीय इतिहासकारों में श्याम शास्त्री, गणपति शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, नरेंद्र नाथ लाहा, राधा मुकुंद मुखर्जी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, रमेश मजूमदार, उपेंद्र घोषाल, प्राणनाथ विद्यालंकार, विनय कुमार सरकार, जयचंद्र विद्यालंकार आदि तथा पाश्चात्य इतिहासकारों में हिलेब्रांड, हर्टल, याकोबी, विंसेंट स्मिथ, ऑटो स्टाइन, डॉक्टर जॉली, डॉक्टर विंटरनित्स, डॉक्टर कीथ आदि प्रमुख हैं। इस बहस ने तत्कालीन जर्नल्स रंग दिए थे। कई पुस्तकें इस विषय पर पक्ष विपक्ष में लिखी गई, चतुर एजेंडे पूर्वाग्रह सामने आए, तार्किक शोध परक उत्तर सामने रखे गए। जानते हैं इन सब का परिणाम क्या हुआ? यह सब आरंभ हुआ जब इतिहासकार श्याम शास्त्री ने तत्कालीन मैसूर राज्य के ग्रंथालय से कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की मूल रचना प्राप्त की, अनुवाद किया, जिसके अंश सबसे पहले वर्ष 1905 में इंडियन एंटीक्वेरी में प्रकाशित हुए। वर्ष 1909 में संपूर्ण अर्थशास्त्र के मूल व अनुवाद का प्रकाशन किया गया। इस अनुवाद के साथ जो तथ्य सत्यापित कर प्रस्तुत किए गए वे थे कि प्रकाशित अर्थशास्त्र मूल कौटिल्यकृत पांडुलिपि का है, यह भी कि कौटिल्य चंद्रगुप्त के महाअमात्य थे। जिन पाश्चात्य इतिहासकारों ने कौटिल्य और अर्थशास्त्र की पुरातनता और प्रामाणिकता पर सहमति व्यक्त की, उनमें हिलेब्रांड, हर्टल, याकोबी तथा विंसेंट स्मिथ प्रमुख हैं। अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विंसेंट स्मिथ ने कौटिल्य के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों को मान्य किया तथा उन्होंने अर्थशास्त्र को प्रामाणिक,
व उत्कृष्ट रचनाओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। अर्थशास्त्र की चतुर्दिक ख्याति होने के बाद कतिपय पाश्चात्य एजेंडाकारों के कान खड़े हुए। वे जिसे सांपों मदारियों का देश सिद्ध कर रहे हैं, उनके भीतर कोई ऐसा विद्वान कैसे हो सकता है जो राजनीति पर, प्रशासन पर, युद्ध नीति पर, गुप्तचर तंत्र पर, न्याय व्यवस्था पर, यहां तक कि अर्थशास्त्र पर भी सूक्ष्म दृष्टि रखता हो। इन सब का ठेका तो अंग्रेजों का था। वे भारतीयों को ज्ञान बांटने आए थे। इसलिए अर्थशास्त्र के विरुद्ध पहला षड्यंत्र ब्रिटेन नियुक्त चतुर एजेंट ऑटो स्टाइन ने किया। उसने एक पुस्तक लिखी, मेगास्थनीज एंड कौटिल्य, जिसमें लगभग वही स्थापना है जिसका उल्लेख अपने वक्तव्य के आरंभ में मैंने किया है। पुस्तक में उलट पुलट कर उनका एकमेव प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य का उल्लेख इंडिका में क्यों नहीं किया। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में जब मौर्यों का विवरण दिया है तो चाणक्य का क्यों नहीं दिया। इस अवधारणा को डॉक्टर जॉली ने आगे बढ़ाते हुए अपनी 1923 में प्रकाशित पुस्तक अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य में इसे तीसरी सदी में लिखी गई रचना बताया। साथ ही चाणक्य को कल्पित महामंत्री की संज्ञा दी। 1924 में डॉक्टर कीथ ने सर आशुतोष स्मारक ग्रंथ में एक प्रस्तावना लिखकर अर्थशास्त्र को अप्रामाणिक कहा। डॉक्टर जॉली और डॉक्टर कीथ के मत को डॉक्टर विंटरनित्ज ने अपनी 1924 में प्रकाशित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में मान्य किया तथा अर्थशास्त्र की रचना समय को भी उन्होंने 300 ईस्वी निरूपित किया है। एक भारतीय के रूप में राहत की सांस लीजिए कि एजेंडा इतिहासकारों ने तीसरी सदी कहा, वे 18वीं सदी कहते तो भी उनकी हां में हां मिलाने वालों की फौज ऐसी थी जिन्हें उपाधियों में सर, लाट साहब, राय बहादुर वगैरह वगैरह चाहिए था। ध्यान दीजिएगा कि चाणक्य के प्रतिपक्ष में यही तर्क आज भी रखे जाते हैं कि इंडिका में क्यों नहीं, डॉक्टर कीथ ने क्या कहा और डॉक्टर विंटरनित्ज ने कौन सा रचनाकाल बताया। मजेदार है कि वामपंथी इतिहासकार मौर्य शासन का प्रशासन तथा राजनीति समझाने के लिए अर्थशास्त्र का ही संदर्भ लेते हैं, परंतु उसी के रचनाकार कौटिल्य पर अपना कुटिल और हास्यास्पद मौन साधे रहते हैं। बहरहाल कौटिल्य को लेकर पाश्चात्य एजेंडे की सबसे सटीक काट इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने वर्ष 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू राजतंत्र के परिशिष्ट ग पृष्ठ 327 से 367 में की है। उनके तर्कों को समझते हैं जिन्होंने पूरे विवाद को उसी दौर में इस तरह समाप्त कर दिया था कि फिर कोई कीट, कोई जॉली, कोई विंटरनित्ज इसकी काट न कर सका। जायसवाल ने इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध न होने की बात उठाते हुए कहा कि आधी अधूरी प्राप्त कृति, वह भी ऐसे विवरण जो मेगास्थनीज के परवर्ती लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी आदि की रचनाओं में उपलब्ध कुछ अंशों पर आधारित हैं, उनसे एक ज्ञात उपलब्ध पांडुलिपि को झुठलाने की कोशिश षड्यंत्र प्रतीत होती है। कोई ग्रंथ पूरा और पूर्ण रूप में पाया जाए तब तो उसके उद्धरणों पर चर्चा की जा सकती है कि क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया। डॉक्टर जॉली के एजेंडे पर प्रश्न खड़ा करते हुए काशी प्रसाद जायसवाल अपनी पुस्तक पृष्ठ 331 में तर्क रखते हैं कि पतंजलि ने बिंदुसार, अशोक, राधागुप्त या बुद्ध का भी कोई उल्लेख नहीं किया है, तो क्या यह मान लिया जाए कि ये लोग थे ही नहीं? पतंजलि कोई इतिहास लिखने नहीं बैठे थे। जायसवाल ने बहुत निर्दयता से डॉक्टर विंटरनित्ज, डॉक्टर जॉली और डॉक्टर कीथ के तर्कों का भौगोलिक, साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से खंडन किया है। अर्थशास्त्र के तीसरी सदी में लिखे जाने के पक्ष में तर्क थे कि याज्ञवल्क्य का समय तीसरी सदी का है और उनकी कही कई बातें अर्थशास्त्र के सूत्र भी हैं। अर्थशास्त्र का रचयिता पुराणों से परिचित कैसे हो सकता है? अर्थशास्त्र का रचयिता धातु विद्या से कैसे परिचित हो सकता था आदि। जायसवाल साक्ष्यों सहित सिद्ध करते हैं कि याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य के सूत्रों को पद्यबद्ध किया, कई स्थानों पर अनर्थ भी कर दिया,
क्योंकि देश काल परिस्थिति की भिन्नता के कारण सही भावार्थ नहीं निकाले जा सके थे। जहां तक पुराणों का प्रश्न है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र के कर्ता को भी पुराणों का अभिज्ञान था। छांदोग्य उपनिषद में भी पुराण का उल्लेख है। भारत में धातुओं की जानकारी तो यजुर्वेद में भी दर्ज है। उन्हीं समयों में इतिहासकार डॉक्टर स्नूपर और रॉय ने शीशे की ढली मौर्यकालीन मोहरें ढूंढ निकाली, जैसा कि अर्थशास्त्र में उल्लेख था। इतना ही नहीं, इतिहासकार जायसवाल ने कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से ऐसे शब्दों की सूची चिन्हित की जिनका प्रयोग विशेष रूप से मौर्य काल में होता था। इसी क्रम में वर्ष 1933 में प्रकाशित इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार की पुस्तक भारतीय इतिहास की रूपरेखा के पृष्ठ 673 से 700 में अर्थशास्त्र के रचना समय का बहुत बारीक विवेचन किया गया है। उन्होंने उन राजकीय निर्देशों को चिन्हित किया जो मौर्य काल के ही हो सकते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि अर्थशास्त्र के रचना समय तक कृषि, खनिज, धातु, स्थापत्य, आयुर्वेद, रसायन आदि का उतना विकास हो गया था जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। डॉक्टर जायसवाल और उनके पश्चात जयचंद्र विद्यालंकार के तर्कों का कोई भी देसी विदेशी विद्वान प्रतिपक्ष नहीं रख सका। सप्रमाण यह सिद्ध हुआ कि अर्थशास्त्र मौर्यकालीन रचना है, जिसके रचयिता कौटिल्य तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त के महामात्य रहे हैं। अब अंग्रेजों का एजेंडा तो खुल गया। निरुत्तर होकर वे इस पचड़े में आगे नहीं पड़े, परंतु देसी वामपंथी इतिहासकार और खास किस्म की राजनीति के एजेंडाकार नए दौर के कीथ और जॉली हैं। आज भी पूरी बेशर्मी से वही सवाल बार बार दोहराते हैं जिन्हें बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था। इंडिका में क्यों नहीं, महाभाष्य में क्यों नहीं, अशोक के शिलालेख में क्यों नहीं? कभी सोचा है कि एक ही झूठ वे बार बार निर्लज्जता से क्यों दोहराते होंगे? इसका उत्तर जानने के लिए हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबेल्स को जानिए और समझिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य संदर्भों के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।